लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स को स्टार्ट होने में एंड इसके बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, सैंपल पेपर लगा रहे हो, जो कि इस टाइम की नीड भी है। आपको हार्ड वर्क करना है, साथ के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अभी के लिए स्मार्ट वर्क क्या है, आपको समझना पड़ेगा उन टॉपिक्स को जिनसे के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में मैं हर चैप्टर के 4-5 टॉपिक बताने वाला हूं कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 15-20 मिनट की वीडियो होगी और 8-10 नंबर तो इस वीडियो में ही तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद जब आप उन टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो 80-90 आपके बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाने वाले हैं। और जरूरी बातें हम लोग करेंगे, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कॉपी पेन लेके बैठो, सारे टॉपिक लिखते रहना, या फिर इस वीडियो के नोट्स और भी बहुत सारे नोट्स वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर सॉल्यूशन, जो कि 7 मार्क्स का रहने वाला है। जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म होती है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक चीज बोल दूं बेटा, अगर आप बिल्कुल जीरो पे भी हो ना, तो भाई हर एक चैप्टर की मैंने 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है एंड 60 मिनट्स आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर आ रहे हैं। जिन बच्चों ने देखे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट है, जिनमें चैप्टर का ओवरव्यू बहुत अच्छे से कवर किया गया है, मतलब थ्योरी जितनी बन सकती है वो सारी की सारी कवर की गई है। आप इनको जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आएगा नहीं तो करोगे कैसे। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन में से क्या बनता है। सॉल्यूशन में से कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको आने ही चाहिए चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। कंसंट्रेशन टर्म मतलब मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी का डिफरेंस बन जाता है। पता होगा मोलैरिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ घटती है। उसके बाद हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ आता है, एंड राउल्स लॉ से रिलेटेड बन जाता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। नॉन आइडियल के फर्दर टाइप होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहां पर होता है, जहां पर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। नेगेटिव डेविएशन कहां पर होती है, जहां पर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। हेनरी लॉ में से जनरली केथ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। केथ मतलब हेनरी कांस्टेंट, जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और 10 क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब यहां से अगर मैं कुछ छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेंट होफ फैक्टर, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वेंट होफ फैक्टर में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है I-1 बाय N-1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हमारा बनता है I-1 1 बाय N-1। अच्छा, I की वैल्यू जो होती है, अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कोई सब्सटेंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, जो आयंस में ना टूटे, उसके लिए 1 रहेगी। बट अगर NaCl MgCl2 जैसे आयंस इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, NaCl के लिए 2, MgCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, एंड ये ग्लूकोज क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए 1 रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है हमारा, सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे लेंथी माना जाता है, 9 मार्क्स का आता है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डायग्राम आना चाहिए, एंड इसमें ना एक रिलेशन पूछ लिया जाता है कि अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो सेल के पोटेंशियल से, तो क्या रहेगा, सेल इलेक्ट्रोलाइट की सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है सेल के पोटेंशियल से, तो सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अगर कभी ई एक्सटर्नल बराबर हो जाए ई नॉट सेल के, तो किस तरह बिहेव करेगा। इस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं। शॉर्ट टॉपिक है बेटा नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन बने हैं। नर्स्ट इक्वेशन में आपसे ई सेल पूछा जा सकता है, डेल्टा जी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है केसी। केसी नहीं पूछा जाता है जनरली, आपसे लॉग केसी पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये। कोलरस लॉ होता है। कोलरस लॉ किसके बारे में बताता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या क्या होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। उसके बाद हमारे पास फैराडे लॉ है। फैराडे के 2 लॉ होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं फैराडे के लॉ, एक होता है फर्स्ट लॉ और एक होता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसकी बात करता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि मास जो डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है जिट जेड इंटू आई इंटू टी। और सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई, एम कितना डिपॉजिट हुआ है, M1 कितना डिपॉजिट हुआ है, या M2 कितना डिपॉजिट हुआ है, वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ M1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ M2। क्लियर है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस शॉर्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस की हम लोग बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय M, है ना।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात की जाती है। कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, यहाँ पर ये होता है कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, मोलर कंसंट्रेशन के। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन से कम क्यों हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ आयंस घट रहे हैं तो जो कंडक्टिविटी है वो घट जाती है। इसके बाद सेल होता है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। सेकेंडरी सेल की रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है और उनका यूजेज पूछ लिया जाता है। प्राइमरी में जैसे ड्राई सेल हो गया है ना, ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज हो गया, मर्करी सेल हो गया, हेरिंग गेट्स के अंदर यूज हो गया। जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो इन्वर्टर की बैटरी में, ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में यूज होगी। जो हमारा फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल की एडवांटेज पूछ ली जाती है कि क्यों इतना अच्छा है, नॉन पोल्यूटिंग है ना, पोल्यूशन नहीं करता, हाईली एफिशिएंट होता है। ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन रहते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 7 मार्क्स का आता है। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, है ना। इसके बाद हमारे पास रेट लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेट लो का एक्सप्रेशन जैसे कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 2 है, तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है ना, और मोलिकुलरिटी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। भैया बहुत ज्यादा ग्राफ बनते हैं, कहां से, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। यहां से बहुत बार ग्राफ बन गया है एग्जाम के अंदर, इस तरह का इसका ग्राफ रहता है। ये होता है ln k और ये होता है 1/t। ये है इंटरसेप्ट है ln a और स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप, माइनस ई ए बाय आर। न्यूमेरिकल्स के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, log k2 बाय k1 ई ए बाय 2.303 r, 1/t1 माइनस 1/t2। ये 2.303 r जो है इसका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 19.15 आ जाता है। याद रखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। कई बार आपसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ लिया जाता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, k मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड। ये n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। जो भी आपको ऑर्डर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बट उससे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने आपको बोला ये वो टाइम आ चुका है जब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाने चाहिए, और आपको वो सैंपल पेपर लगाने चाहिए जो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की फील दे, जिसमें क्वेश्चन पेपर का जो लेवल हो बिल्कुल बोर्ड के जैसा हो। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा शिवदास पब्लिकेशंस की तरफ से हाई स्कोर सैंपल पेपर, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए आते हैं। जब आप इस एनवेलप को ओपन करते तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो बिल्कुल रियल एग्जाम की आपको फील देंगे, है ना। ये हमारे पास 9 क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं भाई, इवन 10 क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। साथ में लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो आंसर शीट मिलेगी, और अपने क्वेश्चन को मैच करो कि आपने सही किया है, गलत किया है। साथ में आपको आंसर बुकलेट भी मिल जाने वाली है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आपको ज्यादा याद करने पर टाइम लगाना पड़ेगा, है ना, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, है ना। वो दुबे जी कहते थे ना, मैं याद कर लेगा दुबे जी, मतलब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर समझ के याद कर लेना। डी एंड एफ ब्लॉक में बात करें तो भैया सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, याद होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 to 2 N-1 D1 to 10। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, बिकॉज़ इनका डी ब्लॉक जो है फुली फिल्ड होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी सारी बिल्कुल अलग चलती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, NS एंड N-1 D इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन की वजह से। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मेटालिक बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, उतनी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी। इसके बाद कलर्ड आयन बनाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। अलॉयज बनाते हैं क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, एटम एक दूसरे को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनके एटम्स के बीच में कुछ स्पेस
वैकेंट बच जाता है, और जब उस वैकेंट स्पेस में छोटे छोटे एटम फिट होते हैं तो हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है KMnO4 K2Cr2O7। इनकी प्रिपरेशन आती है, इनका स्ट्रक्चर आ जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जिसमें I नेगेटिव से I2, S2 नेगेटिव से S, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। इसके अलावा जैसे SN2 पॉजिटिव से क्या बन जाता है, SN4 पॉजिटिव बन जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ KMnO4 की न्यूट्रल में I नेगेटिव से आयोडेट बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, I नेगेटिव से आयोडेट। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास एफ ब्लॉक में सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। वो लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, इसके कॉज क्या है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, 4f एंड 5f का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, सिमिलरिटीज पूछ ली जाती हैं। ये बेटा जी इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यार ये इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड रहते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आता है, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहेंगे, लिगेंड्स किसे कहेंगे, फिर नोमेनक्लेचर बनता है ना। लिगेंड्स की बात करें तो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड होते हैं, ये ईडीटी हो गया। एम्बीडेंटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एम्बीडेंटेड जो एक से ज्यादा साइड से जुड़ सकते हैं, जैसे NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, इसके अलावा SCN हो गया। यहाँ पर एक वर्ड और आ जाता है, चिलेट। चिलेट क्या होता है, जब भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जुड़ते हैं तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। थ्योरीज की बात करें, वर्नर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। वर्नर थ्योरी को सिंपली याद किया जा सकता है किससे, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होती है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर होता है स्टीरियो, आयनाइजेशन विच गिव डिफरेंट आयन। कोऑर्डिनेट में आप क्या देखोगे कि दो कोऑर्डिनेशन फेयर होता है। लिंकेज आइसोमर आपको कब देखने को मिलेगा, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। हाइड्रेट आइसोमर, वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफरेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस होगा, है ना। ऑप्टिकल याद रखना, कई बार आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन से वाला ऑप्टिकल शो करेगा। ऑप्टिकल में याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। थ्योरीज में आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे पूछ लिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, है ना, और आपसे मैग्नेटिक रिएक्टर पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 है टेट्राहेड्रल, D2sp3 है ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल। अगर D अंदर की तरफ होता है तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर ये D2 बाहर की तरफ है तो इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात करें, एक रिलेशन याद रखिएगा, डेल्टा T जो है 4/9 टाइम्स होता है ऑफ डेल्टा O के। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, और वीक फील्ड एनर्जी में एनर्जी जो है ये डेल्टा, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भारत सर भी हमारे लिए मेहनत करे, तो बेटा बिल्कुल एग्जाम डेज में आपके लिए बहुत बढ़िया 2 सीरीज स्टार्ट की है, कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट एंड मार्क बूस्टर वन शॉट। मार्क बूस्टर वन शॉट में क्या है, आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और कॉन्फिडेंस बूस्टर में क्या होता है कि सारी की सारी थ्योरीज आपको 60 मिनट्स में करवा दी जाती है। डेली एक वीडियो आ जाती है, इसको आप लोग जरूर देखो अच्छे से बेटा जी, सपोर्ट भी करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपका बेसिक अच्छा ना हो। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि सबसे पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देख लो। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो आपके लिए मैंने बना रखी है, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो मैं आपको एक और चीज बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स करो, है ना। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक करके बायोमोलिक्यूल्स करो, क्योंकि ऑर्गेनिक से लिंक नहीं है, ये बिल्कुल अलग सा चैप्टर है, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। 2 पोर्शन होते हैं इसमें, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है प्रोटीन। जनरली यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी बोलते हैं, मोनोसैकराइड में ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर रिएक्शंस आ जाती हैं। डाइसैकराइड में ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में। माल्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। लैक्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। पॉलीसैकराइड की बात करें तो 2 तरह के पॉलीसैकराइड होते हैं, मतलब कई तरह के होते हैं। सबसे फेमस है स्टार्च। स्टार्च की बात करो, स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल होता है और ये हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल होता है। इसमें ग्लूकोज का 20% पोर्शन होता है अमाइलोज में, और अमाइलोपेक्टिन में 80% पोर्शन होता है। प्रोटीन्स पे आ जाओ, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस आ जाता है, अमीनो एसिड किसे कहते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत फेमस है, जिसमें कि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। एग्जांपल की बात करें जैसे कि बॉइलिंग ऑफ एग्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, है ना। न्यूक्लिक एसिड में सबसे फेमस रहता है DNA RNA का डिफरेंस,
और उसमें क्या चीज कॉमन है, AGC दोनों में कॉमन है, T एंड U जो है वो नॉन कॉमन रहता है। विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी डेफिशिएंसी डिसीज कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जेरोथैल्मिया, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, है ना, इस तरह से आ जाते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन रहते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हैलोकेन हैलोरिन्स। हैलोकेन हैलोरिन में सबसे इंपॉर्टेंट है SN1 SN2, बट इसके SN1 SN2 में आपको पता होगा कि इसका 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, इसका 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। SN1 में सबसे मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर द मोस्ट, और इसमें लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर द मोस्ट, है ना। इधर रेसमाइजेशन होता है, इधर इन्वर्जन होता है। रेसमाइजेशन का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, रेसमाइजेशन का मतलब होता है मेरे भाई जिसमें इन्वर्जन भी हो और रिटेंशन भी हो, है ना, इसमें दोनों चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, बट उससे भी ज्यादा बेंजाइल एलाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। इधर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस चाहिए तो सबसे कम प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी के अंदर होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, जैसे RX की रिएक्शन करा दी NOH के साथ तो क्या हो जाएगा भैया, ROH। KCN के साथ कराओगे RCN, AgCN के साथ कराओगे AgNC। यहाँ पर एक छोटा टॉपिक आ जाता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जो एक से ज्यादा साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए याद रखिएगा आप लोग, अजी नहीं, सिल्वर जब भी होगा नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा। नेम रिएक्शन की बात करें, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, जैसे RX में Na अटैक करता है RI बन जाता है, स्वार्ट्स में RX के साथ AgF अटैक करता है RF बन जाता है। मार्कोनिकोफ रूल भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहां पर जुड़ेगा, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास है। एक होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जिसमें नेगेटिव पोर्शन कहां जुड़ेगा, जिसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल का फिक्स है कि HBr होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, इन्हीं दो कंडीशंस में लगता है। एलिमिनेशन आ जाती है, एलिमिनेशन आपके दिमाग की घंटी कब बचेगी कि कहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन लगानी है, जहां पर अल्कोहलिक KOH होगा वहीं पर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन लगने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर, जो कि बहुत ज्यादा कॉपी किया गया है अल्कोहल फिनोल हैलोकेन एंड हैलोरिन से। तो यहाँ पर 2-3 नेम रिएक्शन है, जैसे कोल्ब रिएक्शन, ट्राइमेटाइमन, विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कोल्बे के कार, रामू का आलू। कोल्बे के कार में क्या होता है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है, राइमेटाइमर में फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनता है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या हो जाता है, आप लोग रो ना हैलोकेन की याद में, मेटल लव्स नॉन मेटल एंड यहाँ पर इथर बन जाता है। 3 मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। लुकास टेस्ट आ जाता है। लुकास टेस्ट किसका मतलब भैया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में एकदम से टर्बिडिटी बनती है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है भाई, टर्बिडिटी बनती है 5 मिनट्स में, एंड प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन नहीं हो पाती या फिर रिएक्शन होती है ऑन हीटिंग ओनली। आगे बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखिए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि NO2 वगैरह, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक CH3, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर NO2 है, ज्यादा एसिडिक है, ये CH3 है, ये कम एसिडिक है। ऑक्सीडेशन, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन बनेगा, टर्सरी की नहीं होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कन्वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, प्राइमरी अल्कोहल, इसके अलावा कोई एल्डिहाइड होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये रहे। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर वो है जो फुर्सत में याद रखना डिजर्व करता है, आप लोग इसको फुर्सत में ही पढ़िएगा, है ना। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में टेस्ट बनते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट जो हर तरह के एल्डिहाइड पे एप्लीकेबल है, फैलिंग सॉल्यूशन की फीलिंग जुड़ी है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड पे। आइडोफॉर्म टेस्ट कहां पर एप्लीकेबल होता है, इथेनॉल, मिथाइल कीटोन एंड मिथाइल वाले जो अल्कोहल होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में बताता चलूं, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसिडिक होते हैं, और ये बात वही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा घट जाती है। नेम रिएक्शन की बात करें, रोजरमंड रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन क्या करती हैं, ये सब रिएक्शन एल्डिहाइड हमारे पास बना देती हैं। क्लेमेंशन हो गया, वुल्फ किस्नर हो गया, ये रिएक्शन क्या करती हैं, एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देती है, हाइड्रोकार्बन में। एल्डोल कंडेंसेशन किस पे लगती है, उन कार्बोनिल ग्रुप पे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना। कैनिजारो वो एल्डिहाइड ग्रुप जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्रॉस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चलेगा, अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, जितने बल्कि ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे इसके पास बिल्कुल भी बल्कि ग्रुप नहीं है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके पास बल्कि ग्रुप लग गए तो इसकी रिएक्टिवनेस सबसे कम हो जाती है, क्लियर है। कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं और एल्डोल में डाइल्यूट NaOH लेते हैं। नेक्स्ट, ये चौड़ा चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है अमाइंस।
अमाइंस में कैसे करते हैं भाई हम लोग, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है। गैसियस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है, इंडक्टिव फैक्ट। एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर होते हैं, इंडक्टिव, स्टीरिक, सॉल्वेशन। तो यहां से ऑर्डर क्या निकल के, अगर मिथाइल ग्रुप है तो 213, अगर इथाइल ग्रुप है 231। इसके याद रखिए सतपाल करके, एसटीपी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, और इसको सप्तऋषि, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर ये रहेगा, इथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर ये रहेगा। गैसियस स्टेट में सिर्फ एक फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर होता है 3 to 1। नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है इंपॉर्टेंट, कार्बाइलमाइन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डिग्रेड करती है, नंबर ऑफ कार्बन कम करती है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर देती है। अगर आपको कभी भी एनिलीन की एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, एसाइलेशन कराएंगे। नाइट्रेशन में आपको मेटा प्रोडक्ट मिल सकता है, वरना ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। मेटा प्रोडक्ट इसमें 47% हो जाता है। डाइजोनियम सोल्ट की बात कर लो भाई, इसमें 2-3 रिएक्शन आ जाती हैं, सैंडमेर रिएक्शन, गैटरमैन एंड कपलिंग, है ना। डाइजोनियम सोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब केबी होता है, और अगर आपसे कोई पूछ ले पीकेबी, जो पीकेबी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है बेटा। तो ये हमारे के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया जहां से क्वेश्चन बनते हैं और हर एक चैप्टर क्या क्या बता रहा है। बेटा इनको अच्छे से कर लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। वैसे तो पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स को गो थ्रू आपको करवा दिया गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।